हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा नाम श्रद्धा माहिलकर है और मैं इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में पॉलिसी और एडवोकेसी का नेतृत्व करती हूँ। इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में हम अपने शोध द्वारा मानदंडों, डेटा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में पावर के असंतुलन को संबोधित करके समाज में डिजिटल के नारीवादी नजरिए को साकार करने की दिशा में काम करते हैं। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, उनके सहूलियत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मीरा जी, जो कि खबर लहरिया से हैं, और राधिका राधाकृष्णन, जो कि इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट की लीड रिसर्चर हैं। जब शुरुआत में मार्च के समय पैंडेमिक ने हिट किया था इंडिया को और हम सभी लोग लॉकडाउन में चले गए थे, तो हमने कई अलग-अलग तरीके के अनुभवों का अम, अ, पता लगाया। जैसे कि सरकार के द्वारा पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए की जा रही निगरानी के अनुभवों के बारे में पता लगाया, और जिससे हमने तय किया कि हमें इसके अंदर गहराई से पता लगाना चाहिए कि किस तरीके की एक्सपीरियंसेस होते हैं और किस तरीके से यह निगरानी लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो इसी सिलसिले में हमने राधिका राधाकृष्णन जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपने रिसर्च की शुरुआत करी। हम उनसे और भी आगे चलकर जानेंगे कि ये रिसर्च कैसे शुरू हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई। अम, और जानेंगे कि कैसे मीरा जी ने और खबर लहरिया ने हमारी इस रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद की। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल करना चाहूँगी राधिका जी से। राधिका, क्या आप हमें बताएँगे कि इस रिसर्च को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? थैंक यू श्रद्धा। जब कोरोना महामारी का आरंभ हुआ भारत में और अचानक से लॉकडाउन लागू किया गया सरकार की तरफ से, तो बहुत सारे प्रश्न उठे और एक ऐसा जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो जो उठ रहा था, वो था निगरानी के मुद्दे पर। सरकार ने विभिन्न प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से निगरानी लागू की, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आश्रित समुदायों पर हो रहा था। तो जैसे कि लॉकडाउन को लागू करने के लिए बहुत सारे इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था, या फिर बहुत सारे जो सेवाएं या सुविधाएं हैं उन तक पहुंचने के लिए कोई ऐप का डाउनलोड करने के लिए बोल रहे थे। तो हम हम ये जानना चाहते थे कि निगरानी का क्या असर या क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, और खास की जो आश्रित समुदायों से लोग हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर जो रिसर्च के लिए तो हमें हमें लोगों से बात करनी होती है, इंटरव्यूज लेने होते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ कि हम सब घर में ही बंद थे, तो घर से बाहर निकल ही नहीं सके। तो लोगों से जो हमें बात करनी थी, वो सारा ऑनलाइन चला गया। तो सारे इंटरव्यूज फ़ोन पे होने लगे या ऑनलाइन होने लगे। तो इसमें जो दिक्कत आई वो थी कि काफ़ी सारे महिलाओं के पास हमें पता है कि फ़ोन ही नहीं होता, है ना? और भारत में तो ज़्यादातर बहुत सारे महिलाओं के पास अभी भी फ़ोन नहीं होता। तो उनसे हमारी बात हो ही नहीं रही थी। तो हम ऐसे संस्थाओं से बात कर रहे थे जो ऐसे महिलाओं के साथ या ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। तो उनके अनुभवों को संस्थाओं से हमें पता चल रहा था। पर फिर भी हमें लग रहा था कि जो लोग मतलब जो ग्रास रूट्स लेवल पे काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कि कोविड के टाइम पे जो क्या हो रहा है निगरानी के सिलसिले में अभी। तो तब हमने खबर लहरिया से बात की, क्योंकि खबर लहरिया बहुत आदरणीय, बहुत प्रशंसनीय काम करते हैं, और हमें लगा कि वो लोगों से बात कर सकेंगे, उनके अनुभवों को समझ सकेंगे, और इसलिए हमने ये कोलैबोरेशन करने की सोच की। और ये भी आशा थी कि जो मल्टीमीडिया के माध्यम से या जो वीडियोस के माध्यम से हम
लोगों को और ज्यादा लोगों को ये बता सके कि निगरानी के मुद्दे पे कोविड के दौरान क्या-क्या हो रहा है। और ये आशा काफ़ी पूरी हुई है वीडियोज़ देख के जो खबर लहरिया ने इतने अच्छे से बनाए हैं, तो शायद मीरा जी और उसके बारे में बता सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि खबर लहरिया की ब्यूरो चीफ हैं। आपको बता दें कि खबर लहरिया जो है वो देश का एकमात्र डिजिटल ग्रामीण मीडिया नेटवर्क है, और जो कि ग्रामीण इलाकों से अपनी वीडियो रिपोर्टिंग के जरिए जानकारी जुटाने में उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया है। तो मीरा जी, जब आपको ये पता चला था कि आपको कहानियां ढूंढ कर लानी है ग्रामीण क्षेत्रों से, किस तरह से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का के उपयोग से निगरानी के काम कर रही है, तो आपको इस तरीके का कैसे पता चला कि आप किस एरिया में जाकर बनाना चाहती हैं, या इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि आपने कैसे इन वीडियो रिपोर्टिंग्स की शुरुआत करी? ये तो इतने साल का अनुभव है, खबर लहरिया ने इतने ग्राउंड जीरो लेवल पर रिपोर्टिंग की है, तो पता है कि कहाँ पर क्या स्थिति है। मान लीजिए कि जैसे कि महिलाओं के पास मोबाइल की बात आती है, वो हमें आज से पता नहीं है, ये हमें बहुत पहले से पता है कि महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है। और जो प्राइवेसी की बात आई और जो ड्रोन कैमरे से जो सर्चिंग की बात चल रही, ये सारी बातें हमको पता थी, पर जब हमें ये पता चला और ये थीम एक तरह से आईडीपी की तरफ से ये आई, तो हमें एक और मजबूती से इसको कवर करने के लिए और एक फोकस तरीके से कवर करने के लिए अ, वो बिंदु हमको मिल गए, जिन पर हम फोकस रूप से काम किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस दौरान पता चली, जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उसके अंदर की बात तो ये है कि महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है। कारण क्या है, या जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसके पास से कुछ अलग तरह के कारण निकल करके आए हैं। तो ये जो स्टोरी कवर करने का एक हमको ये हुआ कि हम कहाँ पर जाएँ, किन महिलाओं से मिलें। तो हमको पता है कि कहाँ-कहाँ पर जाना है, ये अनुभव हमारा बताता, खबर लेने के इतने दिन का अनुभव है। जो इन सारी स्टोरियों के बारे में हमें, मतलब ये ज़रूर है कि हमने सोचा उसके बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि हमें कहाँ पर जाना है। हमें पता है कि ऐसे इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहरों से दूर हैं, जो मुख्यालय से दूर हैं और हुँ। जो जो हाशिए पर लोग हैं, एससी-एसटी के लोग हैं, उनके पास इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं, और जी। अगर हैं भी तो बहुत मुश्किल से, या फिर और भी समुदाय हैं जो जनरल ओबीसी के भी लोग आते हैं, तो उनमें भी महिलाओं के प्रति किस तरह की सोच है, एक तरह का समाज, उसमें हम जाति विशेष में उतना बात नहीं करूँगी, लेकिन जो महिलाओं के प्रति एक तरह की सोच है, उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा है कि आपको यहाँ पर जाना है। बस फटाक से ऐसे मुद्दे आए, हमें फोकस एक एंगल मिला स्टोरी कवरेज करने का, और हमने स्टोरी बोर्ड बना करके और सारा कुछ फाइनल कर लिया। जी, धन्यवाद हमसे शेयर करने के लिए मीरा जी। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ये जो 3 वीडियोज़ हैं वो अ ड्रोन के ऊपर और प्राइवेसी के ऊपर, और कैसे महिलाओं को मोबाइल या टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे डील करता है। क्या आप हमें और थोड़ा डिटेल में बताएँगे कि ये वीडियो, चलिए ये तो पता चल गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुँच नहीं है टेक्नोलॉजी की। लेकिन क्या सोच है प्राइवेसी को लेकर, और ड्रोन कैमरा को लेकर क्या लोगों का मानना था या समझना था? क्या थोड़ा उस पर आप हमें बताएँगे? ज़रूर, मैंने इसके पहले ये भी कहा ना कि जब हम स्टोरी कवरेज कर रहे थे, तो भी हमें कुछ और भी कारण निकल के आए। जैसे उदाहरण के लिए मैं ड्रोन कैमरे की बात करूँ कि ड्रोन कैमरा जब आता था, तो एक तो लोगों के लिए वो एक मनोरंजन का साधन होता था। लोग देखते थे उड़ते हुए
और ये जो ड्रोन कैमरा है, तो जब बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती थी या कोई नेता मंत्री आता था, तभी इनका यूज़ किया जाता था, या ऊपर से लॉन्ग से शॉट लेना है, या कोई फ़िल्म की शूटिंग भी यहाँ चल रही होती है, तो भी लोग देखते थे, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता था। हमने भी एक बारी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन कैमरे का यूज़ किया। उस कैमरे के पीछे इतने सारे बच्चे भागते चले गए, इतने सारे, और देखने के लिए कि आखिरकार है ये क्या? लेकिन सच में ये जो ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो एक अ, एक गहरी निगरानी जो की जा रही है, उसके प्रति किसी की सोच नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हम समझ पाए जब कोविड के दौरान, और ये जो ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात आई, हमने बहुत कोशिश की। जब ये हमको पॉइंट मिला था, ये एंगल मिला था कि ड्रोन कैमरे पर स्टोरी करनी है, हमने इक्का-दुक्का खबर देखी थी कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, लेकिन कहाँ पर की जा रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, और क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें ढूँढने में बहुत मुश्किल हुई। क्योंकि जो निगरानी हो रही है, वो तो अपने आप में कामयाब है। जैसे सरकार करा रही है, तो वो कामयाब है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जो कि ये बहुत गलत है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी निगरानी हो रही है। जब कोविड चल रहा था, जब लॉकडाउन था और लोगों को बहुत मतलब ये बहुत ज़ोर से ये कहा जा रहा था कि मास्क उनको लगा के ही निकलना है, उनको भीड़ में नहीं जाना है। तो ये सारी जो निगरानी है, ये ऊपर से की जा रही थी, और ये सब लोगों को नहीं पता था। लोग थोड़ा-सा मतलब ऐसे भी करते हैं कि कोई-कोई लोगों को प्रॉब्लम ही है, नहीं मास्क लगा पा रहे हैं। भले ही जी, इसके पक्ष में नहीं हूँ कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को साँस लेने में प्रॉब्लम है, या जिनको पहले से भी प्रॉब्लम है, या बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को अगर वो मास्क लगा के नहीं निकले हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनको कारण भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्या है। तो ये जो ड्रोन कैमरे से जो एक तरह से बहुत गंभीर और गहराई से जो निगरानी की जा रही थी, इसकी सच्चाई हमें उसी दौरान पता चली थी। और जब फिर हम इन स्टोरियों को ढूँढने के लिए बहुत मुश्किल से हमें एक स्टोरी मिली ललितपुर जिले से। ये सोशल मीडिया पर आई थी। मैंने इसको जी, पता लगाया, लेकिन वहाँ की टीम बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें कर पाई। मैं यहाँ बांदा में जहाँ मैं रहती हूँ, मैंने जब कवरेज किया, तो अ, पुलिस वालों ने कहा हाँ, होता है, नहीं होता है, मतलब सही जानकारी देना नहीं चाह रहे थे। तो ये स्टोरी बहुत पीछे लग के, बहुत बारी बात करने के बाद ये मतलब क्या कहेंगे कि एक समुद्र से एक चीज़ हम ढूँढ पाए हैं, जो कि निकालना बहुत मुश्किल था। जी, धन्यवाद हमसे शेयर करने के लिए मीरा जी। अम, मैं अगला सवाल राधिका से पूछना चाहूँगी। राधिका, क्या आप हमें थोड़ा बताएँगी कि ये रिसर्च प्रोसेस किस तरह से शुरू हुई और किस तरीके के टॉपिक्स को लेकर या किस तरीके के इश्यूज़ के बारे में या मुद्दे उठाए गए इस रिसर्च में? बिल्कुल। तो हम देख रहे थे कि घर के अंदर समाज या समुदाय को लेकर और सरकार से जो लागू किए हुए निगरानी के बारे में हम इन तीनों जगहों में देख रहे थे कि निगरानी कैसे चल रही है। और रिसर्च में बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं दर्शकों से निवेदन करूँगी कि आप जाके पेपर भी हमारा पढ़ें, जिसमें सारा हमने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। पर 3 मुद्दों पे जो खबर लहरिया ने वीडियोज़ बनाए हैं, उसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगी। तो पहले जैसे मीरा जी ने अभी बात की ड्रोन्स के बारे में, तो हमें भी रिसर्च से वैसे ही मतलब काफ़ी वैसे ही फाइंडिंग्स थी कि ड्रोन्स ड्रोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे
लोगों पे बहुत दूर से नियंत्रण किया जा सकता है, जिसके लिए पुलिस अफसर का वहाँ होना ज़रूरी भी नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी के पहले अगर हम सोचें तो ये मुमकिन ही नहीं था। तो लोगों के फ़ोटोज़ से, उनके डेटा से उनके शरीर पे नियंत्रण किया जा सकता है अभी ड्रोन्स को लेके। तो मैंने 2 लोगों से बात की इस रिसर्च के दौरान, जिनके इलाकों में ड्रोन्स लागू किए थे, और वो लॉकडाउन के टाइम पे किए थे ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। जी। और दोनों झारखंड से थे, और दोनों मुसलमान इलाकों से थे। तो उन्होंने मुझे बोला, जैसे मीरा जी ने भी अभी बोला कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि ड्रोन्स किस वजह से लागू किए हैं। किन्होंने मतलब उन्हें बताया ही नहीं। सो इसकी वजह से लोगों को एक ऐसे डर सा बैठ गया था कि ड्रोन्स जब आते थे तो सब बोलते थे कि हम भाग के घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे सुनाई दे रहा था लोगों को कि जब ड्रोन्स की वजह से फोटो लेते हैं, जब ड्रोन्स लोगों के रास्ते पर, तो उसके बाद क्या पुलिस हमारे खिलाफ कोई एफआईआर तो दर्ज ना करे, क्योंकि ये बहुत सारा हो रहा था कि ड्रोन्स की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी जब वो देख रही थी कि अच्छा ये सब लोग घर के बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे। और जब पुलिस अफसर होता है ना, तब लोग पुलिस अफसर से कुछ ना कुछ तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए मैं घर से बाहर अस्पताल जाने के लिए निकली हूँ, या मैं जी। पेट्रोल भरने के लिए निकली हूँ, पर जी। ड्रोन से क्या बोलेंगे, है ना? तो जी। ऐसे सारे जो जो प्रॉब्लम्स थे वो हमें देखने के लिए मिले। अम, तो मैं उनके जो खबर लहरिया ने दूसरे और तीसरे वीडियोस भी बनाए थे, उनके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगी, कि हमारे रिसर्च से किस टाइप के जो फाइंडिंग्स निकले उन मुद्दों पे। तो क्या मैं अभी उसके बारे में बात करूँ, या मीरा जी को वीडियोस के बारे में उन टॉपिक्स पे पहले कुछ बताना है? के बारे में जो राधिका ने भी बताया और आपने भी बताया कि निगरानी एक तरीके से हो रही थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था और ना ही सरकार या पुलिस ऑफिसर इसके बारे में लोगों को बता रहे थे। तो इस तरीके का इतनी गोपनीयता के साथ ये काम करना कि इसका समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर क्या ऐसा भी था कि कुछ कि लोगों के अंदर अम, मतलब ये एक तरीके से डर तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन क्या इससे ये नहीं लगता कि सरकार की जो जिस तरीके से पैंडेमिक को कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट एक तरीके से लूज़ होता जा रहा है लोगों का, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है और पता ही नहीं चल पा रहा है इसके बारे में। तो आपने जैसा कि बताया कि इसके साथ ही ड्रोन के साथ ही आपने प्राइवेसी के ऊपर भी लोगों के साथ रिपोर्टिंग करी है। इसमें इससे लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह का रिपोर्ट निकल कर आया था सामने? तो जब मैं प्राइवेसी को लेके बात कर रही थी लोगों से, खासकर महिलाओं से, तो लोग प्राइवेसी का मतलब सिर्फ अपने फ़ोन को मतलब लॉक लगाने को लेकर के समझ रहे थे, या पुरुष भी, सिर्फ महिलाएँ ही नहीं, पुरुष भी ऐसे बोल रहे थे कि फ़ोन में लॉक लगा के ही रखना चाहिए। और प्राइवेसी का मतलब ये भी सोच रहे थे कि जो अपना बैंक अकाउंट है, उसको मतलब जो वो किसी को देना नहीं चाहिए। और या फिर वो बात कर रहे थे कि जो एटीएम कार्ड का पिन होता है उसको छुपा के रखना। मतलब जो अ, ये एक तरह का डर था पैसे का, तो प्राइवेसी को लेकर के वही बात कर रहे थे। प्राइवेसी मेरा हक है, इसको लेकर के जब मैंने बात की, तो
बहुत मतलब लगभग मैंने 10 लोगों से ऐसे बात की होगी, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ, ये जो कानून है वो इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हुँ। इसको होना चाहिए और इसके पक्ष में है वो, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी है। अ जब इनमें बहुत फ़र्क दिखा कई तरह से, ग्रामीण स्तर में और शहरी स्तर में। शहरी स्तर में इसका किस तरह से प्राइवेसी को लेकर के लोग कितना सशक्त हैं, एक तरह का हौवा जैसे बना हुआ है शहर में, लोग मानते हैं कि प्राइवेसी होना चाहिए, लेकिन ग्रामीणों में कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी बात प्राइवेसी का एक और स्तर देखने को मिला, एक और रूप देखने को मिला महिला पुरुषों के बीच में। महिलाओं को अगर प्राइवेसी को लेकर की बात की जाए तो उनके हैरेसमेंट को लेकर के, जिस तरह से ब्लैकमेलिंग को लेकर के, कि एक महिला थी जो प्रधान थी और आपने सुना ही होगा उस वीडियो में कि जब वो उसको नहीं पता था कि उसके फोटो के साथ क्या किया जा रहा है, उसने अपना फेसबुक में फोटो डाल दिया था कि वो बहुत खुश थी और क्योंकि चुनाव जीती थी और उन्होंने डाल दिया अपना फोटो। उस फोटो को लेकर के कितने कमेंट किए गए, कितने बुरे तरीके से मतलब ब्लैकमेलिंग की गई उस फोटो के ज़रिए। तो महिलाओं को इस तरह का डर है। पुरुषों में जहाँ पर बात आती है कि उनको डर है कि किसी तरह की ब्लैकमेलिंग ना हो या बैंक अकाउंट से जो चीज़ें हैं, वो उनको उनसे बचाया जा सकता है। तो जो प्राइवेसी वाली बात है, तो इन्हीं उसमें रही है, इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत हुई है और बहुत लोगों ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की हुई है। जी, धन्यवाद मीरा जी। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक तरीके का डिवाइड है प्राइवेसी को लेकर। एक तरीके की समझ बहुत अलग-अलग तरीके से बन रही है लोगों की। जहाँ पर एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं ये अभी तक गवर्नमेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल सर्विसेज़ से रिलेटेड ही है। लेकिन मैं राधिका जी से जानना चाहूँगी कि क्या उन्हें अपने रिसर्च के दौरान प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और पता चला और जानकारी मिली? तो प्राइवेसी को लेके हमने काफ़ी चर्चा की और अब के लिए मैं आधार के बारे में बात करूँगी कि अ, क्योंकि आधार को लेके और प्राइवेसी को लेके बहुत सारे जो कन्वर्सेशंस हैं वो होते हैं और वीडियो में भी हमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोग मतलब जो पूछ रहे थे कि आधार आधार के बारे में। तो आधार भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ही है जिसके लिए किसी के शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका आधार कार्ड अब बन गया है। तो जैसे कि अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहूँ, तो मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए। कोविड के दौरान अब ये अनिवार्य किया गया था और अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मेरी भर्ती डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? क्या मेरा शरीर, क्या मेरी पहचान काफ़ी नहीं है ये सबूत के लिए? तो आधार कार्ड में क्या सबूत है जो मेरे शरीर में नहीं है? तो ये हम जानना चाहते थे। तो बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जब हमने ऐसे एक्टिविस्ट से बात की तो वो हमें बता रहे थे कि आधार कार्ड पे जो उनका लिंग दिया होता है वो काफी बार उनके प्रिफर्ड जेंडर जो आइडेंटिटी है उनकी उससे मिलजुलता नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेरी जो प्रिफर्ड जेंडर आइडेंटिटी है अगर मैं वो आधार कार्ड पे डाल दूं तो शायद दिक्कत होगी समाज में या परिवार में जिन्हें पता नहीं होगा उनके बारे में। तो अ, ऐसे ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं उनके वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होती या उनकी जो भर्ती होती है वो गलत वार्ड में भर्ती हुई होती है, मतलब जो मेल वार्ड में भर्ती होती है या फीमेल वार्ड में भर्ती होती है। अगर
वो नहीं आइडेंटिफाई करते उस लिंक से तब भी। तो बहुत सारे ऐसे कठिनाई खड़े होती है जब हम आधार को अनिवार्य करते हैं। पर जब हम आधार के बारे में बात करते हैं, हम काफी सिर्फ प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं और इस मुद्दे पे बात करते हैं कि उस डेटा जो मतलब आधार की वजह से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसके प्राइवेसी का क्या। तो उस डेटा के बारे में ही हम ज्यादा बात करते हैं, पर वो शरीर जिनसे वो डेटा जनरेट हो रहा है, उन शरीरों का क्या, उनका इलाज कैसे होगा। तो इन सारे मुद्दों पे भी हमें थोड़ा जानकारी हमें ढूंढनी थी। तो वो हम जो डेटा है और हमारे शरीर है, उन दोनों में जो मिलजुल होता है, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की इस रिसर्च के दौरान। थैंक यू राधिका। मीरा जी, आप बोल रहे हैं कुछ? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब जी। मैं बात कर रही थी आधार को लेकर के, तो लोग इसको बहुत अच्छा मान रहे थे। उनको लग रहा था कि सारी योजनाएं जो है, जो सरकारी लाभ है, वो सारे उनको आधार कार्ड के ऊपर ही निर्भर हैं। जबकि हमारी रिपोर्टिंग में, मतलब इसके अलावा भी हमारी रिपोर्टिंग में कई ऐसे ये समझ में आया है कि आधार के आधार पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ मिला हुआ है। तो या ये काफी मतलब कि सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जब मैं लोगों से बात कर रही थी कि जब उनका आधार किसी भी उसमें लगता है, चाहे वो मान लीजिए कि जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या सिम कार्ड लेते हैं, तो आधार ही लगता है। और बहुत सारे लोगों को जब कभी भी ऐसे जो मैं बात कर रही थी ना, फ्रॉड अगर किसी के साथ हो जाता, हमारी स्टोरी में एक व्यक्ति हैं जिनके साथ बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी हुई है। तो वो व्यक्ति बता रहे थे कि कभी भी हमें मैसेज आता है कि आप अपना मतलब नंबर कहाँ से मिल जाता है उन लोगों का। वो सवाल था उनका कि जो लोग हमें फ्रॉडगिरी के लिए मैसेज करते हैं या कहते हैं इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, या कहते हैं कि आप अपना जल्दी से पिन नंबर दे दो वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जो भी मतलब इस तरह की ब्लैकमेलिंग के लिए मैसेज आते हैं, वो तो कभी उनको फोन हमने किया नहीं अपने मोबाइल से, कभी तो हमारा उनसे मतलब कि ऐसे बातचीत नहीं हुई है, तो फिर उनको हमारा नंबर मिल कैसे जाता है। ये सरकार जो भी मान लीजिए कि जब भी कोई त्योहार आता है या कोविड के समय ही बहुत सारे मैसेज लोगों को भेजे जा रहे थे कि आप अपने को बचा के रखिए या मास्क लगा के रखिए, बहुत मैसेज भेजे था। इसके अलावा भी जब त्योहार होते हैं तो ऐसे मैसेज आते हैं, शुभकामनाओं के मैसेज आते हैं। इन मैसेजों को भेजने के लिए नंबर कहाँ से मिल जाते हैं उन लोगों के पास? ये लोगों का बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि इस आधार को लेकर के कितनी बड़ी बात है और कितने सोचने वाली बात है। जी, थैंक यू मीरा जी। ये बात तो सच है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेसी के ऊपर समझ बहुत अलग-अलग है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे दोनों उसमें सुनाई दे रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सब कुछ बेस किया जा रहा है अचानक से, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे नहीं हो। जैसे कि टेक्नोलॉजी बिना आधार के अगर हम हेल्थ सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं या फिर राशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर बिना आधार के हमें फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, तो एक इंसान जिसके पास आधार नहीं है, वो किस तरह से इन सारी चीज़ों पर एक्सेस पा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। और इस तरह के मुद्दे अक्सर उठते हैं जब हम उन लोगों की बातें करते हैं जिनके पास इस तरीके का कोई भी ज़रिया नहीं है या आधार नहीं है या फिर मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिसके जिसके ज़रिए वो सर्विसेज़ की तक पहुँच बना सकें अपनी। इसी के सिलसिले में मीरा जी, जो आपने तीसरा वीडियो बनाया था जिसमें
टेक्नोलॉजी पर एक्सेस की बात की जा रही थी, जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां अपने कोविड के दौरान हुए अनुभवों को शेयर कर रही थी कि कैसे उन्हें पढ़ाई में मुश्किलें आई और कैसे उन्हें दूसरी चीजों में दिक्कतें आई। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगी? जरूर। तो जो टेक्नोलॉजी को लेकर के इतना ज़्यादा काम चल रहा है अपने देश में, और बहुत ये कहा जा रहा है कि अब घर-घर मोबाइल पहुँच गया है, हर हाथ में मोबाइल है। लेकिन उसका उपयोग किस तरह से है, किसके हाथ पर है, कौन इसका उपयोग कर रहा है, ये हमारी स्टोरी का मेन एंगल था। हम देख रहे थे तो अ, जब और भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब हम बैंक की बात अगर करें, जहाँ पर ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत उपयोग किया कि महिलाएं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, मान लीजिए कि कोई जब जब नोटबंदी हुई थी, उस समय आप समझ सकते हैं कि जब महिलाएं जा रही थीं अपने बैंक अकाउंट को चेक करवाने के लिए घंटों, 2 घंटों, 4 घंटे, 10 घंटे खड़े रह करके धूप में, और अपना घर का सारा काम बच्चों को छोड़ करके वहां पर खड़ी हैं, और जब जाके बैंक के पास पहुंचती हैं तो पता चलता है कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या उनको इसका लाभ ही नहीं दिया जाएगा। तो फिर हम टेक्नोलॉजी की बात कैसे करते? खैर, ये थोड़ा-सा स्टोरी से मैं अलग एक उदाहरण के रूप में बात कर रही थी, लेकिन जो ये स्टोरी थी उसमें ये था कि ये मोबाइल किसके हाथ में है। हमने 2 स्टोरियाँ इसमें करी। एक तो ये है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई जिस पर सरकार लॉकडाउन के समय पूरी तरह से जोर दे रही थी और कह रही थी कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मैंने स्टोरी करी, मैं 2-3 पक्ष मैंने लिया लड़कियों से, यानी जो बच्चे हैं उनसे इंटरव्यू करे, जो शिक्षक थे उनसे बातचीत की, जो टीचर थे, और जो इसका पूरा कंट्रोल है जिस डिपार्टमेंट के पास, उससे भी बात करी। तो क्योंकि इसकी मीटिंग इतनी अच्छे से कर दी गई थी कि जो एक ढांचा था कि कैसे करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, फिर वहाँ पे बच्चे ऐड होंगे, वहाँ पे टीचर ऐड होंगे, और वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, वीडियो डालेंगे, या ऑनलाइन मतलब कि उसमें लाइव पढ़ाएंगे। ये सारा सब कुछ उनको पता था। लेकिन जब मैंने बात करी कि है कहाँ पे उसका, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिखा सकते हैं, तो फिर पता चला कि मोबाइल तो है ही नहीं है बच्चों के पास, तो फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से होगा, या उन टीचरों को उन टीचर के पास, खासकर महिला टीचरों के पास, और जो लड़कियां थी उनके पास मोबाइल नहीं है। एक तो ये है कि जो समाज में सोच बनी हुई है मोबाइल को लेकर के, कि महिलाओं के पास अगर, लड़कियों के पास अगर मोबाइल होगा, वो भी स्मार्टफ़ोन होगा, तो पता नहीं क्या करेंगी वो लड़कियाँ, क्या-क्या किससे बात कर रही होंगी, क्या-क्या वीडियो देख रही होंगी, और मतलब कि एक अलग तरह की छवि ही चली जाती है, जो पूरी तरह से उनके कैरेक्टर को लेकर के बात की जाती है कि अगर किसी के गाँव में अगर कोई लड़की स्मार्टफ़ोन लेकर के बात कर ले और कोई देख ले उसको, तो वो अलग ही तरीके से सोचेगा। एक तो ये है, दूसरा ये भी है कि स्मार्टफ़ोन लेना सबके बस की बात नहीं है। जहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं है, दोनों टाइम वहाँ पे लोग मोबाइल कैसे ले सकते हैं, और स्मार्टफ़ोन बिना 5,000 से कम रेट का 5,000 10,000 से तो हम कहीं नहीं सकते, तो कहाँ से होगा इनके पास? और जिन घरों में ज़्यादा लड़कियाँ हैं, ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो सबके पास मोबाइल कहाँ से माँ-बाप दे पाएँगे? सारे मज़दूर गाँव में लोग हैं, उनकी जॉब भी चली गई है लॉकडाउन के समय, काम भी बंद हो गया है, रोज़गार छिन गया है, तो फिर ऐसे में कैसे होगा? और अगर मोबाइल है भी स्मार्टफ़ोन, तो वो लड़कों के पास है, और लड़कों के कभी ऐसे देखा भी नहीं जाता कि वो कुछ करते होंगे, भले ही वो कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उनको कोई भी ऐसे तरीके से नहीं देखेगा। तो इस तरह की
महिलाओं को लेकर के जो सोच है उस पर जब हम बातचीत कर रहे थे तो बहुत लोग बात ये कर रहे थे कि हाँ ठीक है, कुछ महिलाओं के लड़कियों के पक्ष में बोल रहे थे कि नहीं उनके पास मोबाइल होना चाहिए और पढ़ाई होना चाहिए। मान लीजिए जो बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, देना है जिनको बोर्ड के पेपर, या फिर थोड़ा-सा और डिग्री की जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, वो उन लोगों के पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं तो कैसे वो पढ़ाई करेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी भीड़ थी, वो लोग कह रहे थे कि ये स्मार्टफ़ोन मतलब कि लड़कियों को, महिलाओं को बिगाड़ना है। लड़कियाँ और महिलाएँ व्हाट्सएप चलाएँगी, फेसबुक चलाएँगी, वहाँ पर क्या देखेंगी, क्या फ़ोटो अपलोड करेंगी, ये उनके मन में इस तरह की सोच बनी हुई है। और जब मैं लड़कियों से बातचीत कर रही थी, उनसे पूछ रही थी, तो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। लोग गरीब हैं, वो लोग कहाँ से मोबाइल ला कर के देंगे? और जो लोग अमीर हैं, वो लोग सब लोगों को मोबाइल भी नहीं दे सकते। और जो ये रूढ़िवादी सोच है, वो तो सबसे बड़ा प्रभाव था उसका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए मीरा जी। जैसे कि ये बहुत ही साफ-साफ नज़र आ रहा है कि पैंडेमिक के टाइम में सिर्फ एक्सेस ही एक सवाल नहीं है, पितृसत्ता भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लोगों की सोच बनी हुई है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी तक पहुँच लड़कियों की और महिलाओं की उस तरीके से बन नहीं पा रही है। तो इसी सिलसिले में राधिका, क्या आप बताना चाहेंगी कि आपको अपने रिसर्च के दौरान इस तरह की सिमिलर एक्सपीरियंसेस बाहर निकल के आए? क्योंकि मीरा जी ने हमें बताया ये कि एक्सेस और जेंडर गैप जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो एक बहुत बड़ा गैप है कहीं न कहीं जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं। तो क्या आप इस पर हमें और थोड़ा जानकारी देना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं मीरा जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारे रिसर्च से भी यही हमें पता चला। और जैसे मीरा जी भी बोल रही थी कि जो महिलाओं के पास फ़ोन नहीं होता या जो एक्सेस नहीं होता, वो तो हमें पहले से पता है, काफ़ी देर से पता है। और जो घर में महिलाओं के पास फ़ोन होता भी है, तो वो खुद का फ़ोन नहीं होता। घर में काफ़ी बार जब पैसे कम होते हैं तो एक मोबाइल फ़ोन होता है, वो पुरुष का मोबाइल फ़ोन होता है। और महिला कभी-कभार उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो जैसे मीरा जी बोल रही थी कि ये माना जाता है कि अगर महिलाओं या लड़कियों को अगर उन्हें फ़ोन दें तो वो भ्रष्ट हो जाएँगी। लड़कों से बात करने लगेगी, या जो पितृसत्ता के काबू से निकल जाएगी। और वही पितृसत्ता की बात आती है। तो रिसर्च में हम ये देख रहे थे कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और इसकी वजह ये है कि लॉकडाउन के टाइम पे जो घरेलू हिंसा के केसेस थे, वो काफ़ी सारे बढ़ गए थे। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ घर पे अपने परिवार के साथ बंद रही, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। और बिना फ़ोन के अगर लॉकडाउन के टाइम पे अगर उन्हें किसी से मदद माँगनी पड़ी, शायद किसी हेल्पलाइन को उन्हें अगर कॉल करना पड़ा, तो वो कैसे करती? पति के ही फ़ोन से, पति के ही खिलाफ क्या वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती है? अ, उनके ही घर में, तो वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि वो घर से बाहर जाके पोस्ट से या पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकती लॉकडाउन के दौरान। तो इस मुद्दे पे हमने चर्चा की। और हमें तो ये पता चल रहा था कि क्योंकि ये भी एक निगरानी का ही मुद्दा है। जब महिलाओं के फ़ोन जब महिलाओं को फ़ोन एक्सेस करना अलाउड नहीं होता, तो वो भी इसी एक निगरानी का ही कारण है कि कोई देख रहा है और उन्हें रोक रहा है फ़ोन
का इस्तेमाल करने में। तो हमें ये पता चला कि इस तरह से महिलाओं के डेटा पे या उनके जो टेक्नोलॉजी के एक्सेस पे जो नियंत्रण किया जा रहा है, उसके वजह से उनके शरीर पे भी और उनके अनुभवों पे भी नियंत्रण किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम फिर से देख रहे हैं कि जो लोगों की डेटा है, जो लोगों का जो लोगों की एक्सेस या ऑफ टेक्नोलॉजी या जो डेटा कलेक्ट होता है, उससे और लोगों के शरीर से बहुत सारे मिलजुल के हमें लिंक्स देखने को मिलते हैं। और इन सारे मुद्दों पे इसलिए हम फिर हमें हमारे रिसर्च पे देखना हमें मिला कि इन सारे एग्जाम्पल से पता चलता है कि जो लोगों के शरीर है वो काफी बार उनके डेटा के द्वारा नियंत्रण या कंट्रोल किए जाते हैं। तो और ये जो हमारा फाइंडिंग था वो हमारा सबसे रिसर्च का मेन फाइंडिंग था, और उसके बारे में मैं आगे भी बता सकूंगी। थैंक यू राधिका। जैसे कि मीरा जी ने हमें पहले ही बताया कि उनके वीडियोस के दौरान क्या अनुभव रहे, किस तरह की चीजें सामने निकल कर आई। तो बहुत बड़ा एक मुद्दा तो है टेक जेंडर गैप का, और दूसरा एक मुद्दा है प्रिवेसी का। लेकिन प्रिवेसी की जब बात करें तो जिस तरीके की निगरानी टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है रूरल एरियाज में, उसको लेकर समझ बहुत अलग अलग है। जैसा कि आपने बताया कि शहरी क्षेत्रों में या जिन लोगों से आपने बात करी है, उन लोगों ने भी आपको एक्सेस के बारे में बताया। लेकिन जब आपने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई तो आपको टेक्नोलॉजी और लोगों के शरीर के बीच का जुड़ाव समझ में आया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर समझना। कि कैसे जब आपको टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं होती तो वो कितनी सारी चीज़ों तक आपकी पहुँच को रोक देता है। जैसे कि आप मदद के लिए नहीं बोल पाते हैं किसी से, या फिर आपको ये डर होता है कि एक ही घर में रहकर आप उसी इंसान के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं जो आपको जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, या जिसकी वजह से आपको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ रहा है। इस तरीके की चीजें पैंडेमिक के दौरान और भी ज्यादा खुलकर आई, जैसा कि मुझे आपकी रिसर्च और वीडियोस के बारे में सुनकर समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और मीरा जी से ये जानते हैं कि मीरा जी, इनके अलावा क्या पैंडेमिक के दौरान जब आप रिपोर्टिंग करने गए तो आपको भी किसी तरह के अनुभव हुए? वही मैंने बताया ना कि हम इन स्टोरियों को, जैसे मैं ड्रोन कैमरे की फिर से बात कहीं दोहराना जाए, मैं बात कर रही थी कि ड्रोन कैमरे के बारे में जो इस तरह की जो बातें निकल के आई, जो समझ में आया कि कितनी गहराई से और कितनी अंदर से लोगों की निगरानी की जा रही है बगैर उनके जाने हुए। ये बात ये समझ में अभी आई जब हमने इस स्टोरी को कवरेज किया। जी, तो जी। अलग-अलग तरह से कुछ स्टोरी में कवरेज जब करते हैं तो कुछ नया तो मिलता ही है, समझ में आता ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया वो यही है कि ड्रोन कैमरे से जिसको मनोरंजन के नज़रिए से यहाँ पर लोग देखते हैं गाँव में, या जो थोड़ा शहरी इलाके हैं, वहाँ पर जो बहुत जब कैमरे की नज़र से देखते हैं कि जो कैमरा है वो फ़ोटो खींचता और फिर अपनी फ़ोटो देख कर के कितना अच्छा लगता है कि मेरा चेहरा कैसे आया, कितना सुंदर-सा आया है। तो यही वाली फीलिंग शायद शायद यहाँ पर भी थी, लेकिन जब इस स्टोरी को हमने कवरेज की तो समझ में आया कि हाँ, क्या है इसमें। जी, धन्यवाद मीरा जी। इसी के साथ हम मीरा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, और खबर लहरिया ने जो कंट्रीब्यूशन किया है ज़मीनी स्तर पर कहानियों को सामने लाकर और लोगों के अनुभवों को सामने लाकर, उसके लिए हम खबर लहरिया का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आगे बढ़ूँगी राधिका से आखिरी सवाल के लिए। राधिका, क्या इस दौरान हमने इन 3 मुद्दों पर तो बात की ही,
लेकिन क्या आप हमें अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि इन 3 मुद्दों के अलावा भी किस तरह से आपने मतलब और कौन से इश्यूज को लेकर या मुद्दों को लेकर काम किया इन 3 मुद्दों के साथ ही? जी, बिल्कुल। मैंने इस रिसर्च के लिए 25 इंटरव्यू किए और बहुत सारे लोगों से बात की, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर या समलैंगिक समुदाय के लोग, या सेक्स वर्कर्स, कश्मीरी मुसलमान, प्रवासियों से बात की, वर्कर के जो यूनियंस है उनसे बात की, आशा वर्कर से बात की, और ऐसे लोगों से बात की जिन्हें फ़ोन एप्लीकेशंस जैसे कि आरोग्य सेतु का डाउनलोड करने के लिए कहा गया था, नौकरी या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सेवाओं तक पहुँचने के लिए। और फिर ऐसे भी लोगों से बात की जिन लोगों को, जैसे हमने बोला, उनके इलाकों में ड्रोन्स का लागू किया गया था लॉकडाउन को लागू करने के लिए। और महिलाओं से बात की, महिलाओं की संस्थाओं से बात की, ऐसे भी संस्थाओं से बात की जो आदिवासी या श्रमिक वर्ग समुदाय के साथ काम करते हैं, और जो लोग स्वास्थ्य में या पब्लिक हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी बात की। तो इन सब लोगों से बात करके हमें काफ़ी सारे मतलब जो इश्यूज़ है वो आगे आए, पर उन सब में जो कॉमन पॉइंट था, वो हमें पता चला कि निगरानी से लोगों के शरीर पे नियंत्रण बढ़ रहा है। और हम ज़्यादातर सोचते हैं कि निगरानी से सिर्फ डेटा या प्राइवेसी का नुकसान होता है, पर वास्तव में हमारे शरीर और हमारे निजी भावनाओं से भी उस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो पॉलिसीज़ होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ जो हमारे होते हैं, उनमें डेटा का उल्लंघन और जो बाकी के पॉलिसीज़ होते हैं, उनमें शरीर का उल्लंघन, ये दोनों हम अभी भी 2 अलग चीज़ें सोचते हैं कि हमें लगता है कि ये दोनों अलग है। पर शरीर से, और ये भी देखने को हमें मिलता है कि शरीर के उल्लंघन को हम गंभीर मानते हैं, उसकी सज़ा भी हम ज़्यादा गंभीर होती है। पर क्या लोगों के डेटा का जब उल्लंघन होता है, तो क्या उनके शरीर और उनके निजी भावनाओं को भी नुकसान नहीं होता? तो आज जैसे हम बात कर रहे थे, हमें देखने को मिलता है कि निगरानी की वजह से, डेटा की वजह से लोगों के शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमने ड्रोन्स का एग्ज़ाम्पल, जो हम बात कर रहे थे कि ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पुलिस लोगों के फोटोज खींच सकती है, और उससे सिर्फ फोटो की प्राइवेसी का प्रश्न नहीं उठता, पर लोगों के चलने फिरने, उनके घर से बाहर निकलने, उनके अस्पताल जाने, या इस सारे शारीरिक चीजों पे भी असर पड़ता है। तो हमें पॉलिसीज में ये मानना चाहिए कि डेटा हमारे शरीर का एक हिस्सा है। डेटा कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसका शोषण या जिसका लाभ हम उठा सकें, क्योंकि वो हमारे शरीर से बहुत मिला जुला है। और इस रिसर्च से वही हमारी सबसे बड़ी फाइंडिंग है कि जब डेटा का उल्लंघन होता है, तो उसके साथ सिर्फ डेटा के प्राइवेसी का ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक गौरव का, हमारे ईमानदारी का और हमारे अधिकार को भी प्रभाव पड़ता है, और इसे हमें हमारे पॉलिसीज में ध्यान देना चाहिए। थैंक यू राधिका। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सामने रखा है। इन दोनों से मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि वो हमारा वीडियो, जो खबर लहरिया ने 3 वीडियो बनाए हैं, वो जरूर देखें और ये रिसर्च पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो एक अहम मुद्दा सामने निकल कर आया है कि जब आपके डेटा का वायलेशन होता है तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। और ये
इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा जो संबंध है उसको समझने के लिए मैं लोगों से चाहूंगी कि वो वीडियो जरूर देखें और राधिका का पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि आज के जमाने में जहाँ पर चाहे कोविड-19 की बात की जाए या ऐसे भी बात की जाए, टेक्नोलॉजी बहुत ही एक अहम ज़रूरत बनती जा रही है लोगों की, और वही ज़रूरत हमें निगरानी के रूप में भी देखने को मिल रही है जब किसी भी तरीके का अम, अ, या तो पैंडेमिक से डील करने की बात हो या फिर सर्विसेज़ तक पहुँच बनाने की बात हो, टेक्नोलॉजी का ये बहुत उपयोग हो रहा है। और उसी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाली निगरानी से जिस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं महिलाओं पर, अम, खास करके कि महिलाओं पर, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर या ट्रांस सेक्स वर्कर्स, जैसा कि इन्होंने बताया, राधिका ने बताया हमें, अम, और जैसा कि ज़मीनी तौर पर भी हमें देखने को मिल रहा है, आधार कार्ड को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी तक पहुँच को लेकर हो, जैसा कि नीरज जी ने हमें बताया। हम चाहेंगे कि आप इन वीडियोज़ और रिसर्च को ध्यान से देखें और पढ़ें, जिससे कि आपको इन सभी के बीच के कनेक्शन को समझने में आसानी हो। अम, मीरा जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में लॉकडाउन के दौरान जो भारत के अलग-अलग शहरों में टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी जो हुई, और उस पे जो रूरल क्षेत्र के लोगों में और शहरी क्षेत्र के लोगों में जिस तरह की समझ है, आप दोनों की वजह से वो हमें बहुत ही साफ-साफ देखने को मिली। अ, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया हमें, और इतनी अच्छी तरीके से इस रिपोर्ट को ग्रामीण स्तर पर और ज़मीनी तौर पर बनाया कि जिससे कि हमें वो उतनी ही सफाई से समझ में आ पाए। और राधिका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप, आपकी रिसर्च से जो ये जुड़ाव निकल कर आया है, ये आने वाले समय में लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जब वो अपनी प्राइवेसी का की बात करेंगे या बॉडीली इंटीग्रिटी की बात करेंगे डिजिटल क्षेत्र में। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इसी के साथ हम अपना वेबिनार यहाँ पर ख़त्म करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।